हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 6 जुलाई यानी कि 6 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर को। आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, इस पर हमारे लेक्चर्स की PDF आपको मिला करेगी और साथ में मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। देखो, टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी में हमारे पास है बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। देखो, एक्सक्यूजेस सभी के पास होते हैं, कुछ ना कुछ मजबूरियां, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सभी के पास होती हैं। व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज योर स्ट्रेंथ, इज ऑन योर सेल्फ। तो अपने आप के ऊपर फोकस करो, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करो रैदर देन योर एक्सक्यूजेस। आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, नेटो के प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे। आप सभी को पता है स्वीडन और फिनलैंड काफी लंबे समय से नेटो में शामिल होना चाह रहे हैं और इसी में एक स्टेप ये आगे बढ़ चुके हैं और नेटो का जो प्रोटोकॉल है वो साइन हो चुका है, अब बस रेटिफिकेशन की देरी है। तो इसको भी देखेंगे पूरे मैटर को। इसके बाद चाइना अपोजेस G20 समिट इन कश्मीर, ये पूरा इशू देखेंगे। फील्ड मेडल के बारे में देखेंगे। GS3 में एनवायरमेंट में देखेंगे एक आर्टिकल जिसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो एक्ट है हमारा, उसमें कुछ चेंजेस अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं। क्या अमेंडमेंट है इनको देखेंगे। इकोनॉमी में देखेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो है हमारे देश से क्यों धीरे धीरे विड्रॉ होते जा रहे हैं, रिलेंटलेस मार्च क्यों हो रहा है FPIs का, इसके बारे में देखेंगे। एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि है स्टेट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन साउथ एशिया। तो देखो, ये पूरा आर्टिकल जो है ये न्यूज में क्यों है, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इसमें चाइना क्या करता है, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है अपने देश से लेकर जो भी बाकी आसपास के देश हैं वहां तक, सभी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की चाइना की ये स्कीम है। और बेसिकली चाइना ये कह रहा है कि मैं कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए कर रहा हूँ ये, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो चाइना की हेजिमनी इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले हम BRI प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, फिर देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है। तो देखो, यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, वो किस तरह से, इसमें मेनली दो रूट्स हैं, एक है न्यू सिल्क रोड, ठीक है, और एक है मैरीटाइम सिल्क रोड। तो यहाँ पे बेसिकली चाइना क्या कर रहा है, अपने कंट्री से लिंक कर रहा है बाकी देशों को वाया रोड एंड वाया मैरीटाइम रूट। तो जब रोड के थ्रू कर रहा है तो इसको बोल रहे हैं न्यू सिल्क रोड, और जो ये येलो ऑरेंज टाइप का जो आपको लाइन दिख रही है वो यहाँ पे इसकी है लैंड रूट वाली लाइन। ठीक है, तो ये है इसका न्यू सिल्क रोड जो आप देख रहे हो, चाइना से शुरू हो रहा है और ये धीरे से एशिया को कवर करते हुए यूरोप तक जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। और इसका जो मैरीटाइम सिल्क रूट है वो चाइना से शुरू हो रहा है, चाइना से शुरू होते हुए यहाँ पे देखो साउथ चाइना सी से शुरू हो रहा है, साउथ चाइना सी से शुरू होते हुए इंडियन ओशन, इंडियन ओशन से शुरू होते हुए अरेबियन सी, अरेबियन सी से लेकर देखो यहाँ पे पर्शियन गल्फ के आसपास से गुजरता हुआ, ये रेड सी से गुजरता हुआ मेडिटेरेनियन सी से लेकर यूरोप तक जा रहा है। तो कुल मिला के चाइना अपनी कनेक्टिविटी को इतनी दूर तक इंश्योर करना चाहता है। ओके, तो ये तो मैंने आपको मैप दिखाया कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहाँ से लेके कहाँ तक है। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। तो देखो, ये बेसिकली $multi-billion का एक इनिशिएटिव है। किसका है ये, चाइना का है। ठीक है, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज कनेक्टेड विद चाइना। 2013 में चाइना ने इसको लॉन्च किया था और मल्टीपल डॉलर्स इसमें खर्च करे हैं चाइना ने। ठीक है, अच्छा, अब इसका एम जो चाइना कहता है वो ये है कि यहाँ पे चाइना साउथ ईस्ट एशिया को, सेंट्रल एशिया को, गल्फ रीजन को, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करना चाहता है लैंड और सी रूट के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली चाइना ये कह रहा है कि हमारे देशों में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली एशिया और अफ्रीका वाले जो रीजन है ये कनेक्टेड नहीं है पूरे वर्ल्ड ग्रिड के साथ, इसीलिए हम इसको कनेक्टिविटी देना चाह रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो लॉन्च हुआ है इसमें बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसे हैं, कहीं पे रेलवे लाइन है, कहीं पे रोडवे है, कहीं पे कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। और बेसिकली ये क्या करेंगे, चाइना के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का काम करेंगे। ओके, अब देखो इसमें 5 तरह की एक्टिविटीज होंगी जो चाइना क्लेम कर रहा है। पहला तो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच में पॉलिसी कोऑर्डिनेशन होगा। इसके बाद ट्रेड प्रमोशन होगा, इसके साथ फिजिकल कनेक्टिविटी का ध्यान रखा जाएगा, रिनमिंबी इंटरनेशनलाइजेशन। तो देखो ये
चाइना की करेंसी है, चाइना की करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन। अभी क्या है, डॉलर का, एकमात्र डॉलर का डोमिनेंस है। चाइना चाहता है कि रिनमिंबी का भी ऐसा ही डोमिनेंस बने, तो इसलिए इसका इंटरनेशनलाइजेशन किया जाएगा और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इंश्योर किया जाएगा। इसके दो रूट्स हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और एक मैरीटाइम सिल्क रोड। इसी में एक और देखो, ये जो आपको ग्रे लाइन दिख रही है, ये काशगार से लेके ग्वादर तक की, इसको हम बोलते हैं सीपैक, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया के लिए स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है इसका। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी लाइन है आप यहाँ देख रहे हो, ये है इंडिया का कश्मीर और ये यहाँ से गुजर रही है। तो बेसिकली ये जो सीपैक है ये पीओके से गुजर रहा है। ओके, पीओके क्या है? एक डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इसके ऊपर इसका कोई इंटरनेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी चाइना यहाँ से पीओके से इस सीपैक को गुजार रहा है और बिना इंडिया की परमिशन से, ठीक है। अब ऐसे में यहाँ पे इसीलिए इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में मोस्ट ऑफ द एशिया ने पार्टिसिपेट किया है इंडिया को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे सीपैक जो है ये कॉज ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। एंड क्यों है? क्योंकि ये सीपैक पीओके से गुजर रहा है, ठीक है। अब देखो इसकी बात करते हैं, न्यूज में क्यों है ये पूरा आर्टिकल, ये जो पूरा बीआरआई प्रोजेक्ट है ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक तो बीआरआई हुआ, बीआरआई से क्या हुआ, चाइना की हेजिमनी इंश्योर हुई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसी की देखा देखी G7 कंट्रीज जो हैं, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूएस जिसमें डोमिनेट करता है, उन्होंने भी एक ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रपोज किया है जिसका नाम क्या है, देखो इसका नाम है, देखो, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस, इसका ये नाम है। और ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है? $600 बिलियन का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें यूएस ने ये प्रपोज किया है कि हम जितनी भी पुअर कंट्रीज हैं उनको कनेक्ट करेंगे वाया दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे हम जो मदद लेंगे वो लेंगे प्राइवेट कंपनी से। तो प्राइवेट कंपनी से मदद ली जाएगी और यहाँ पे लगभग $200 बिलियन जो है अकेले यूएस इसमें इन्वेस्ट करने वाला है, बाकी $400 बिलियन जो है G7 की बाकी कंट्रीज करेंगी इसमें इन्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये बीआरआई प्रोजेक्ट भी न्यूज में था, क्योंकि बेसिकली बीआरआई को काउंटर करने के लिए ही ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जिसका नाम है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस। ओके, अब देखो ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2013 में लॉन्च किया गया, ठीक है। इसमें 2 मेजर रूट्स हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे जो मैरीटाइम सिल्क रोड है और ये जो हमारा लैंड रूट है सिल्क रूट, ये बेसिकली चाइना बोल रहा है कि मैं कनेक्टिविटी इंश्योर करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में चाइना अपनी हेजेमनी इंश्योर करना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना का कहना यह है कि $1 ट्रिलियन मैं यहाँ पे खर्च करने वाला हूँ बाय 2025, और जिसमें से अभी तक 60 कंट्रीज बीआरआई को रेटिफाई कर चुकी हैं, यानी कि अपने अपने देशों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा चुकी हैं, ठीक है। साइन तो बहुत कंट्रीज ने किया, 100 से ज्यादा कंट्रीज ने साइन किया इस पे, लेकिन प्रॉपरली रेटिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन 60 कंट्रीज कर चुकी हैं, ठीक है। इसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज शामिल है, ठीक है। अब देखो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसमें चाइना क्या करता है, चाइना जितनी भी पुअर कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, उनको बड़ी बड़ी मात्रा में लोन्स प्रोवाइड करता है, ह्यूज लोन उनको देता है। और ये जो ह्यूज लोन होते हैं ये कमर्शियल इंटरेस्ट रेट पे होते हैं। अभी आपको पता होगा श्रीलंका का क्राइसिस कैसा हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ कि सभी को, श्रीलंका की जो मेजर इकोनॉमी है ये फंस गई किसके अंदर, डेट के अंदर, चाइना के डेट के अंदर। और इसी को कहा जाता है, जो हमारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो कहते हैं इसको डेट ट्रैप पॉलिसी ऑफ चाइना, ठीक है। तो चाइना क्या करता है, सभी जो छोटी कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, उनको डेट ट्रैप में फंसाता है। और यही कर रहा है अब चाइना फिर से। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर क्या हो रहा है कि चाइना दूसरी कंट्रीज को बड़े बड़े लोन देता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, पोर्ट्स डेवलप करने के लिए, रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, हार्बर पोर्ट्स, ये सब डेवलप करने के लिए बड़े बड़े लोन्स देता है, बड़े बड़े कमर्शियल इंटरेस्ट रेट पे देता है। और फिर बाद में वो जो कंट्री है वो उस लोन को नहीं चुका पाती, तो फिर चाइना नेगोशिएट करता है, नेगोशिएट करके उनसे कोई स्ट्रेटेजिक असेट उनका ले लेता है, या फिर एक तरह से यहाँ पे चाइना क्या करता है, उनको सामने वाले को बांध देता है कि अब मैं जो बोलूंगा आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी श्रीलंका के साथ भी हुआ, हम्बनटोटा पोर्ट में श्रीलंका ने यहाँ पे पैसे लिए, डेट लिया चाइना से। अब जो डेट लिया वो चुका नहीं पाया श्रीलंका, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, श्रीलंका को, चाइना को वो हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स की लीज पे देना पड़ा। समझ रहे हो? तो पहले क्या किया चाइना ने, पहले आपको लोन दिया, आपने पोर्ट डेवलप किया, ठीक है। अब आप वो पैसा नहीं लौटा पा रहे हो, तो आपका पूरा का पूरा पोर्ट चाइना के पास। तो चाइना के दो तरफ से फायदे, ओके। तो यहाँ पे ये चीज हो रही है। अब देखो यहाँ पे चाइना जो है, चाइना जब लेंड कर रहा है कंट्रीज को, तो यहाँ पे इसको बहुत बार यहाँ पे स्लैम भी किया गया, क्रिटिसाइज भी किया गया चाइना की इस डेट ट्रैप पॉलिसी को। और अभी तक देखो इंडिया जो चाइना की जो डेट
ट्रैप पॉलिसी है, ये इनिशियली काफ़ी चल रही थी। एक टाइम हुआ करता था जब $125 बिलियन जो थे चाइना के लीज पे चलते थे, यानी कि लोन पे चलते थे। आज के टाइम पे चाइना ने ये लोन देना थोड़ा कम कर दिया, लेकिन आज भी एक बड़ा अमाउंट है जो लोन पे जाता है चाइना का, ठीक है। अच्छा, अब ये जो BRI प्रोजेक्ट है, इसका हमारे आसपास के जो देश है उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है? तो पाकिस्तान का मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में CPEC बन रहा है ना, अभी मैंने आपको CPEC का पिक्चर भी दिखाया था मैप में। तो ये CPEC क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये POK से गुजर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे चाइना ने ये भी प्लेज किया कि हम जो है पाकिस्तान को $62 बिलियन यहाँ पे देंगे ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, और यहाँ पे ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी इनको लोन दिलवाया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और कम्युनिकेशन के लिए जो फैसिलिटीज है उनको डेवलप करने की बात की गई है। ओके, अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा जो ग्वादर है उसको कहा जा रहा है कि हम यहाँ पे, चाइना बोल रहा है पाकिस्तान को कि हम जो ग्वादर है ना तुम्हारा, उसको सिंगापुर बनाएंगे, सिंगापुर ऑफ पाकिस्तान के नाम से ये फेमस हो जाएगा ग्वादर, ठीक है। तो इस तरह के झूठे वादे हमेशा से चाइना करता आ रहा है और आगे भी कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो ग्वादर है ये स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चबाहर हमारा यहाँ पे साइड में बन रहा है ईरान के, तो उसको काउंटर करने के लिए ग्वादर भी है। और दूसरी चीज, ग्वादर का बना के, पोर्ट बना के पाकिस्तान में बेसिकली चाइना अपनी एक पॉलिसी है जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, चाइना जो है इंडिया को एनसर्कल करता है अलग अलग तरीकों से, और ग्वादर के थ्रू चाइना यही कर रहा है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जो सिटी की जो GDP है वो बोला गया कि ग्वादर सिटी की हम GDP बढ़ा देंगे। मल्टीपल रिपोर्ट्स भी बोल रही हैं कि हाँ भाई तुम्हारी GDP वगैरह बढ़ जाएगी। तो ग्वादर के जो रेसिडेंट्स हैं, लेकिन उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। क्यों पसंद नहीं आ रही? क्योंकि ग्वादर के रेसिडेंट्स जो हैं उनको लग रहा है कि यहाँ पे चाइना ने अपनी आर्मी भी रखी हुई है, ठीक है, अपने डिफेंस फोर्सेज भी लगा रखे हैं, सो दैट ग्वादर में जो लोग, चाइना के जो लोग हैं जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर कहीं बलोचिस्तान के लोग अटैक ना कर दें। अब जो यहाँ के ग्वादर के रेसिडेंट हैं उनको लग रहा है कि यहाँ पे जो बेसिक कम्युनिटीज हैं आप वो तो डेवलप नहीं कर रहे, आप ये बड़े बड़े पोर्ट्स डेवलप कर रहे हो, कोई मतलब है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जनरल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई एनर्जी के शॉर्टेजेस चल रही हैं, इन सब प्रॉब्लम्स का तो सोल्यूशन हो नहीं रहा, और आप ये बड़ी बड़ी बातें कर। उसके बाद यहाँ पे चाइना ने भले ही बोला है कि हम आपको इतने पैसे दे देंगे, उतने पैसे दे देंगे, लेकिन दूसरी तरफ से चाइना ने धमकी भी दी हुई है कि पाकिस्तान ने अगर हमारे ड्यूज नहीं चुकाए तो हम प्रोजेक्ट बीच में ही रोक देंगे। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। श्रीलंका का मैं आपको केस बता चुकी हूँ, हम्बन टोटा वाला, ठीक है। इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट श्रीलंका में शुरुआत हुई, और उसके बाद यहाँ पे डेट लिया था श्रीलंका ने, श्रीलंका फंस गया, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है आज की डेट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान में, तो देखो अफगानिस्तान में उतना ज्यादा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं पहुंच पाया था। जब तक तालिबान नहीं आया था तब तक अफगानिस्तान में चाइना की ज्यादा स्ट्रैटेजिक डेप्थ थी नहीं, ज्यादा हेजीमनी वहां पे स्टैब्लिश नहीं थी चाइना की अफगानिस्तान में, ठीक है। लेकिन चाइना ने ये बोला था कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट जरूर करेंगे, तो $100 मिलियन की यहाँ पे बात हुई थी कि अफगानिस्तान में हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद तालिबान आ गया। तो तालिबान आने के बाद तो चाइना का काम थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि चाइना जैसे ही काम करता है तालिबान भी, ठीक है, एट्रोसिटीज, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन और ये सब चीजें कर रहा है। तो चाइना को लग रहा है अब इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो अभी तक तो यहाँ पे अफगानिस्तान में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। मालदीव्स में देखो, मालदीव्स में क्या हुआ, मालदीव्स भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन में है, और इंडिया और चाइना दोनों के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज बनाई चाइना ने $200 मिलियन की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मालदीव्स में फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद से जो नई गवर्नमेंट आई है वो थोड़ा सा इंडिया की तरफ इंक्लाइंड है, और वो बोल रहा है इंडिया फर्स्ट, ठीक है। तो आज की डेट में मालदीव्स में जो पॉलिसी चल रही है वो इंडिया फर्स्ट की चल रही है, इसीलिए चाइना को यहाँ पे काउंटर कर रहा है इंडिया। बांग्लादेश में देखो, तो बांग्लादेश ने ज्वाइन जरूर किया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट चाइना ने प्रपोज किया है बांग्लादेश में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पहले नंबर पे पाकिस्तान में बोला चाइना ने कि हम सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तुम्हारे देश में करेंगे, उसके बाद बोला है बांग्लादेश में करेंगे। तो बांग्लादेश ने यहाँ पे अभी तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का यहाँ पे फायदा तो उठा ही रहा है, लेकिन इसने इंडिया के साथ भी अपना बैलेंस मेंटेन करके रखा है, इंडिया को बाहर नहीं निकाला है। तो आधे प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडिया के पास है, आधे चाइना के पास है। तो अभी बांग्लादेश काफी बैलेंस करके चल रहा है, ठीक है। तो अभी एक चाइना बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज वगैरह भी बन रही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत ही। यहाँ पे कर्णफुली रिवर टनल भी बन रहा है प्रोजेक्ट, चित्तगोंग पोर्ट भी बन रहा है, ये सब चीजें जो है बांग्लादेश में बन रही है। तो कुल मिला के अगर आप देखो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चाइना जो है हमारे देश के आसपास की जो कंट्रीज हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, मालदीव्स हो, इन सब एरियाज में अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन्स। ओके, आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट इशू की, रिलेंटलेस मार्च ऑफ FPIs टू द एग्जिट गेट।
यहाँ पे एफपीआई क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, बेसिकली हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आता है बाहर से, उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, दो तरह के हो सकता है। ठीक है, एक तो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि कोई एक इंडिविजुअल डायरेक्टली अपने देश के, जैसे अगर कोई बाहर अमेरिका में रह रहा है, वो इंडिया के शेयर्स में, इंडिया के बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो कर सकता है बीइंग अ एफपीआई। ओके, एफपीआई। तो आईएमएफ ये बोलता है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज अ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन एंड पोजीशन इन्वॉल्विंग डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल अगर हमारे देश में, बाहर का कोई इंडिविजुअल हमारे देश में अगर इन्वेस्ट करना चाहता है सिक्योरिटीज में, डेट्स, डिबेंचर वगैरह में, तो वो कर सकता है एफपीआई के थ्रू। ठीक है, तो ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है। और यहाँ पे क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है, कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, समझो इस बात को कि मान लो मैं एक बैंक हूँ और दूसरी जगह पे मैं एक इंडिविजुअल हूँ। ठीक है, आप जो हो, हम क्या करते हैं, हमारा पैसा हम आपको देते हैं। ठीक है, आप एक इंडिविजुअल हो, मैंने आपको बीइंग अ बैंक अपना पैसा दिया। अब अगर मुझे आपसे पैसा अपना वापस लेना है तो मैं एक इंस्टीट्यूशन हूँ, मेरे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, प्रॉपर सिस्टम है। ठीक है, मेरा ऑफिशियल, एक ऑफिशियल, दूसरा ऑफिशियल, इस तरह से हिरार्की है। तो मुझे अगर आपसे पैसा लेना है तो मान लो मुझे आपसे पैसा वापस लेने में 10 दिन लग रहे हैं। दूसरी तरफ पे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आपने मुझसे एज एन इंडिविजुअल पैसा लिया था। अब मैं आपसे पैसा वापस लेने आई और मैंने आपसे फटाक से पैसे ले लिए। अब ये समझो, जब मैं एक इंस्टीट्यूशन थी तब मुझे 10 दिन लगे पैसे आपसे लेने में, विड्रॉ करने में अपने पैसे। लेकिन अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो मैं आपसे जल्दी से जल्दी, हो सकता है 1-2 दिन में पैसे ले लूँ। तो ऐसा ही सेम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के साथ होता है। अगर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसी जगह पे इन्वेस्ट करता है तो वो जल्दी से विड्रॉ कर सकता है उस पैसे को। ठीक है, तो काफी वॉलेटिलिटी इंश्योर्ड रहती है इसके साथ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के साथ। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको इंस्टीट्यूशन बाय इंस्टीट्यूशन जाना पड़ता है, इसीलिए उसमें वॉलेटिलिटी कम होती है, एकदम से आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ईजी होता है सेल ऑफ करना सिक्योरिटीज को फॉर अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए बहुत आसान होता है अपने पोर्टफोलियो को सेल करना, और इसीलिए एफपीआई जो है काफी वॉलेटाइल भी होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है हमारे देश से जल्दी जल्दी विड्रॉ हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो सबसे पहले तो देखो, ये हमारे देश में लास्ट टाइम मार्च 2020, ठीक है, मार्च 2020 में इतनी तेजी से विड्रॉ हुए थे, और अब जाके जून 2022 में इतनी तेजी से विड्रॉ हो रहे हैं। इसका क्या कारण क्या है, इसके पीछे का ये समझेंगे। ठीक है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जितने भी असेट्स हुआ करते थे, जैसे कि जो भी सिक्योरिटीज हुआ करती थी, डिबेंचर्स, वो सब फटाफट बेचते जा रहे हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो, और अपना पैसा विड्रॉ करते जा रहे हैं। अब ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, कोई बाहर का जो इंसान है, यूएस वगैरह का, किसी और देश का, बाहर के मार्केट का इंसान है, वो हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहता है सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में या म्यूचुअल फंड्स में, तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये जो होते हैं ये एक्टिव शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं, ये ना ही कोई कंट्रोल एग्जर्ट करते हैं किसी कंपनी के ऊपर। बस नॉर्मली क्या करेंगे कि ये जो है, जैसे मैं मान लो मैं किसी और देश के अपने शेयर्स खरीद लेती हूँ किसी कंपनी के। ठीक है, तो मैंने सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट किया, या मैंने उनके किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, किसी डिबेंचर में, किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या हो गई, उस देश के लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो गई। ठीक है, मतलब मेरा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है उनकी कंपनी के ऊपर, लेकिन मैंने उनमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये हो गया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ठीक है, तो पैसिव नेचर के होते हैं, सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं और भूल जाते हैं, जब पैसा कमा लेते हैं वो उस इन्वेस्टमेंट से वापस से पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इनका कोई कंट्रोल नहीं होता किसी कंपनी के ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज की फैक्टर्स क्या हैं जो एफपीआई को यहाँ से निकाल रहे हैं हमारे देश से। ठीक है, तो एक तो देखो, कोई भी इंसान क्यों इन्वेस्ट करेगा, जब उसको लगेगा कि मुझे यहाँ से अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिल सकते हैं। जब तक रिटर्न्स मिल रहे हैं तब तक इन्वेस्ट करेगा, रिटर्न्स मिलना बंद हो गए विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है। जब ऐसा लगता है उसको कि इकोनॉमी किसी देश की एक्सपांड हो रही है तो वो करता है इन्वेस्ट, नहीं लगता है तो वापस ले लेता है। अब हमारे देश में यही हो रहा है, हमारा देश डेवलपिंग कंट्रीज, और डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है वो ज़्यादा तेज़ी से एक्सपांड होती है, वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। लेकिन आफ्टर कोविड हमारे देश में रिकवरी उतनी तेज़ी से नहीं हुई और उतनी इवन नहीं हुई है, हर सेक्टर हमारा इवनली रिकवर नहीं कर पाया है। ठीक है, तो इसीलिए डेवलपमेंट का इशू है। और दूसरी चीज़, अभी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था पीएमआई के बारे में, परचेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के बारे में, उससे हमको समझ में आया कि हमारी इकोनॉमी लास्ट मंथ के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करी है। ओके, तो ये सब कारण हो सकते हैं हमारे एफपीआई के वापस विड्रॉ करने के। ओके, अच्छा, दूसरी चीज ये कि एफपीआई जो है सेल क्यों करते जा रहे हैं लोग, मतलब अपने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अपने पोर्टफोलियोज बेच के अपना पैसा विड्रॉ करके जा क्यों रहे हैं इंडिया से। तो देखो, इसका कारण ये है कि अभी तक
जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 50,000 करोड़ अपने इन्वेस्ट जो किए हुए थे उसको सेल ऑफ कर दिया है, यानी कि अपने पैसे विड्रॉ कर दी, सिक्योरिटी सेल ऑफ कर दी, ठीक है। अच्छा, अब 1993 के बाद ये सेकंड बड़ा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का विड्रॉवल है। अच्छा, अब इसके पीछे कारण क्या है? देखो, पहला तो ये कि रिकवरी अनइवन हुई है। दूसरा ये कि जब कोविड था, लॉकडाउन था, तो बहुत ज़्यादा डिवास्टेट हो गया था हमारा मार्केट, ठीक है, इकोनॉमी डिवास्टेट हो गई थी, लोगों के पास लाइवलीहुड नहीं थे। जब आया फिर ओमिक्रॉन आ गया, उसके बाद आया तो यहाँ पे हमने रिकवरी करी, लेकिन आज भी हमारे जो सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट हैं वो पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। डिमांड तो बढ़ गई हमारे देश में, लेकिन सप्लाई साइड उतनी अच्छे से स्ट्रांग नहीं बढ़ पाई है आगे। उसके बाद यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण कई सारी कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ गए, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए। नेचुरल गैस हमको रशिया यूक्रेन से आती थी, वो आना बंद हो गई, तो यहाँ पे फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए। ये सब चीजें हुई, ठीक है। उसके बाद आरबीआई का हमने देखा कि अभी आरबीआई ने बोला था कि इन्फ्लेशन रेट 2% से 6% के बीच में होना चाहिए। हमारा इन्फ्लेशन 6% से भी आगे निकल गया। तो इन सब चीज़ों के कारण यहाँ पे ट्रस्ट जो है ना फॉरेन इन्वेस्टर्स का, वो हिलता जाता है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी पे, और इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट जो है अपनी जो उन्होंने करी हुई है उसको विड्रॉ करते जाते हैं। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे फेडरल रिजर्व ने भी जो थोड़ी बहुत कमी छूटी हुई थी, फेडरल रिजर्व ने पूरी कर दी। पहले क्या होता था इंडिया में, यहाँ पे रिटर्न अच्छे होते थे, ठीक है, लाइक हम अगर सेविंग बैंक में डालते हैं तो हमको 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। ओके, अगर आप यहाँ पे किसी से लोन लोगे तो आपको 7% देने पड़ेंगे। एक जनरल बता रही हूँ मैं, ठीक है। अगर आप यही चीज यूएस में करते हो ना, तो वहाँ 1 या 2% का इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। तो कोई भी बाहर का, जैसे मान लो मैं यूएस में रह रही हूँ, मैंने सोचा कि अगर मैं यूएस में इन्वेस्ट करूंगी, यूएस के किसी मान लो सेविंग बैंक अकाउंट में डालती हूँ पैसे 100 रुपए, तो मुझे मिलेंगे अगले साल 101 रुपए। यही 100 रुपए अगर मैं इंडिया के किसी बैंक में डालूं या इंडिया में मैं किसी चीज में इन्वेस्ट करूं, तो मुझे यहीं इसके बदले 107 या 108 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या सोचूंगी कि वहां पे तो मुझे 7 रुपए या 8 रुपए का यहाँ पे फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ यूएस में सिर्फ 1 रुपए का फायदा हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके इंडिया में इन्वेस्ट कर दिए। अब मुझे पता चल रहा है कि इंडिया की जो सिचुएशन है ठीक नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, और मेरा ट्रस्ट भी थोड़ा सा कम हो रहा है इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर। दूसरी तरफ मेरा जो यूएस में जो बैंक है वो बोलता है कि तुम हमारे पास आओ, हम तुमको 5% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। इंडिया जितना 7% तो नहीं दे रहे, लेकिन 5% देंगे। तो मैं क्या सोचूंगी कि चलो ठीक है, यहाँ पे 5 रुपए का फायदा हो रहा है, वहाँ 7 का हो रहा था इंडिया में, लेकिन यूएस में एटलीस्ट सिक्योरिटी तो है, ट्रस्ट तो है मुझे यूएस पे, तो फिर मैं वहां पे ही अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगी। इंडिया में जो मैंने पैसा डाला था उसको मैं वापस खींच लूंगी और वही पैसा यूएस में डालने लग जाऊंगी। यही सेम चीज अभी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, इंडिया से पैसा खींच कर विड्रॉ कर कर यूएस में डाल रहे हैं, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है जिसके कारण जो इंडिया से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडिया में अपनी सिक्योरिटीज को बेच रहे हैं, ओके, और इंडिया से अपना पैसा इकट्ठा करके, जैसे क्या कर रहे हैं, मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरे हाथ में एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मैंने आपको ये सिक्योरिटी बेची, उसके बदले आपने मुझे पैसे दिए। अब मैं क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हूं, तो मैं क्या करूंगी, डॉलर्स में पैसे एक्सेप्ट करूंगी। तो मैंने आपको सिक्योरिटी दी और डॉलर के पैसे मैंने खींच लिया आपके साइड से, और इन डॉलर्स को मैं इंडिया से लेके गई, यूएस में डाल दिया मैंने ये डॉलर, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, इंडिया में डॉलर्स की कमी हो गई। जब इंडिया में डॉलर्स की कमी हो गई तो यानी कि रुपी की यहाँ पे एक्सपांशन हो गया, रुपी ज्यादा दिखेगा, डॉलर कम दिखेगा। और ऐसे में जब भी कोई चीज की कमी होती, जब भी कोई किसी की चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे डॉलर की वैल्यू जो है वो बढ़ गई और रुपी की वैल्यू कम हो गई, यानी कि रुपी डिप्रिशिएट कर गया। अब इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, रुपी डिप्रिशिएट करता है तो हमारी इकोनॉमी भी डिप्रिशिएट करती है, हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ जाता है, ये सब चीज़ों के कारण हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है। ये सब चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म में बड़ा इंपैक्ट डालती है इकोनॉमी के ऊपर। तो आई होप एफपीआई क्यों विड्रॉ कर रहे हैं हमारे देश से ये आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन है जो आप खुद देखना, एफडीआई और एफपीआई के बीच में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको वैसे पूरा समझा दिया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। एक चीज समझ लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आप किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू यहाँ पे कर रहे हो एक्टिव इन्वेस्टर बन के, जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक पैसिव इन्वेस्टर रहकर, ठीक है। यहाँ पे आप फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, यहाँ आप फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल एफडीआई के थ्रू आपने क्या किया, किसी इंस्टीट्यूशन में
पैसे डाले और वो इंस्टीट्यूशन ने एक बड़ा सा असेट, बड़ी बिल्डिंग कोई खरीदनी। लेकिन अगर आप एफपीआई में इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि आप कोई सिक्योरिटी खरीदोगे, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदोगे, ये सब फाइनेंशियल चीजें आप खरीदते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एम होता है किसी भी एंटरप्राइज का, जो कैपेसिटी है वो बढ़ाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, सो वो ज्यादा काम करे, ज्यादा प्रॉफिट कमाए और आपको ज्यादा प्रॉफिट मिले। यहाँ पे आपका कोई काम नहीं होता है इन सब चीजों को बढ़ाने का, कैपेसिटी वगैरह को। आपका काम बस ये कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़े, कैपिटल अवेलेबिलिटी बढ़े, ठीक है। ये जो है एफडीआई जो है ये प्राइमरी मार्केट में फ्लो करता है, ये सेकेंडरी मार्केट में फ्लो करता है, ठीक है। इसका एंट्री और एग्जिट डिफिकल्ट होता है, इसका एग्जिट और एंट्री रिलेटिवली ईजी होता है। ये जो है ये स्पेक्युलेटिव नहीं होता, लेकिन ये स्पेक्युलेटिव होता है। आप सोच सकते हो, प्रिडिक्ट करते हो, स्पेक्युलेट करते हो कि कितना क्या ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा एफडीआई। इसके बारे में प्रॉपर देखना, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। आगे बात कर रहे हैं, स्वीडन एंड फिनलैंड साइन प्रोटोकॉल टू ज्वाइन नाटो, अवेट रेटिफिकेशन। तो देखो मैंने आपको कई बार बताया कि स्वीडन और फिनलैंड जो है वो नाटो में शामिल होना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो है ये रशिया के नेबर्स हैं, और रशिया ने जब से यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है तो इनकी हालत खराब है। इनको लग रहा है कहीं रशिया हमारे ऊपर भी अटैक ना कर दे, इसीलिए इनसे रशिया, इनको अपने आप को रशिया से बचाना है, नाटो में शामिल होना है। नाटो में यूएस इनको मदद प्रोवाइड करेगा, और नाटो के जितने बाकी 30 कंट्रीज हैं वो इनको मदद प्रोवाइड करेंगे। अब नाटो में ये शामिल होना चाहते हैं, लेकिन नाटो का अभी एक ही प्रोटोकॉल इन्होंने साइन किया है, ठीक है। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्या होगा कि ये जो है ये दोनों स्वीडन और फिनलैंड नाटो की मीटिंग्स में शामिल हो पाएंगे, नाटो के डिस्कशंस में शामिल हो पाएंगे। लेकिन नाटो का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 अभी तक यहाँ पे शुरुआत नहीं हुई है, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक ये पूरा रेटिफाई नहीं हो जाता नाटो का पूरी एप्लीकेशन जो है, और इसमें कम से कम 1 साल अभी लगने वाला है। तो ये आर्टिकल 5 क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसके बारे में देखो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। नाटो कब बना? 1949 में बना। आप मुझे बताना है इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में, कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, नाटो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ये आप मुझे बताओगे। बेसिकली नाटो क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है, और ये मिलिट्री अलायंस में होने का मतलब ये है कि अभी तक इसमें 30 कंट्रीज हैं, ठीक है। स्वीडन और फिनलैंड को हटा के बोल रही हूँ, तो अभी इसमें 30 कंट्रीज हैं, और ये 30 कंट्रीज आर्टिकल 5 के तहत एक दूसरे को डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। डिफेंस कैसे? यहाँ पे आर्टिकल 5 ये बोलता है कि जितने भी नाटो के मेंबर्स हैं, मान लो ये 30 मेंबर्स हैं नाटो के, ठीक है, 30 मेंबर्स हैं, और ये 30 मेंबर्स जो हैं आपस में अच्छे मिलिट्री अलायंस शेयर करते हैं। मान लो किसी तीसरी कंट्री, फॉर एग्जांपल रशिया ने इनमें से किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया, तो ये आर्टिकल 5 ये बोलता है कि अगर कोई तीसरी कंट्री हमारे नाटो मेंबर के ऊपर अटैक करेगी तो उसका जवाब सिर्फ ये एक कंट्री नहीं देगी, हमारा पूरा का पूरा नाटो उसका जवाब देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरी सीधी खुली खुली धमकी है कि अगर तुमने हमारी किसी नाटो मेंबर के ऊपर अटैक किया तो हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की एक धमकी है। और इसीलिए स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल। आगे बात करते हैं, कुछ खास नहीं था, बस एक छोटा सा अपडेशन था जो आपको देना था। इसके बाद देखो, चाइना बैक्स पाकिस्तान इन अपोजिंग G20 मीटिंग इन कश्मीर। तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है, G20 मीटिंग जो अभी होने वाली है वो कश्मीर में प्रपोज है। इंडिया के पास चेयरमैनशिप, और इंडिया ने बोला हम यहाँ पे कश्मीर में, श्रीनगर में ये मीटिंग करवाएंगे। तो सभी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं श्रीनगर आइए, ठीक है। अब चाइना और पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लग रही है। क्यों? क्योंकि इनका कहना ये है कि ऐसा करके इंडिया बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर ये रिकग्नाइज करवाना चाहता है कि कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट है, जो कि है भी, ठीक है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान को इससे तकलीफ है कि हम इसको क्यों यहाँ पे मीटिंग करवा रहा है इंडिया, जबकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ऐसा कौन कह रहा है? चाइना और पाकिस्तान। तो चाइना और पाकिस्तान का कहना है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसके ऊपर इंडिया को यहाँ पे मीटिंग नहीं करवानी चाहिए। लेकिन चाइना ये खुद भूल गया। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था सीपैक के बारे में। जब सीपैक जो है पीओके से क्रॉस हो रहा है, ठीक है, पीओके से गुजर रहा है, जब इंडिया ने सेम चीज चाइना और पाकिस्तान को कही थी कि आप यहाँ पे पीओके जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप वहां पे कैसे सीपैक बना सकते हो, तो चाइना और पाकिस्तान ने क्या बोला कि ये हमारा आपस का मैटर है, तुम क्यों बोल रहे हो। वैसे ही जब इंडिया यहाँ पे चेयरमैनशिप आई, इंडिया की मर्जी, वो कहीं पे भी अपनी चेयरमैनशिप को होल्ड करे, कहीं पे भी सबमिट रखे, इंडिया की मर्जी। लेकिन इसमें चाइना और पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत हो रही है। इनका कहना है कि यहाँ पे कश्मीर में कैसे इंडिया G20 की सबमिट कर सकता है। तो कुल मिला के बस इतनी सी बात यहाँ पे कही हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे G20 के बारे में हम कुछ चीजें देख लेते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी वो थी G7।
ये जो G7 है ये पूरी डेवलप्ड कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। देखो ना इसमें कौन कौन है, यूएस है, इटली है, जापान है, कनाडा, फ्रांस, यूके और जर्मनी, ये सब कंट्रीज हुआ करती थी। 7 कंट्रीज थी, G7 नाम था। बाद में जाके इसमें रशिया भी ऐड हुआ तो G8 बन गया ये, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2014 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और क्रीमिया को एनेक्स कर दिया। उसके बाद से रशिया को बाहर निकाल दिया गया और वापस से बन गया क्या, सिर्फ G7, ठीक है। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ, 1997 के टाइम पे एशियन क्राइसिस आया, इकोनॉमिक क्राइसिस आया एशिया में, और ये समझ में आया सभी कंट्रीज को, डेवलप्ड कंट्रीज को भी और पूरे ग्लोबली सभी कंट्रीज को समझ आया कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज इकोनॉमीज नहीं चलाती। अगर डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पे नुकसान में आती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज क्राइसिस में आती हैं, तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी क्राइसिस में आ सकती है। ये चीज़ हमें तब समझ आई 1997 के एशियन क्राइसिस के बाद। इसीलिए G7 कंट्रीज ने बोला कि हम जो कंट्रीज हैं, 7 चुनिंदा कंट्रीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज, हमसे इकोनॉमी हैंडल नहीं होनी है, हमसे पूरे की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं चलती है, वर्ल्ड इकोनॉमी डेवलपिंग कंट्रीज से चलती है। इसीलिए एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है जिसका नाम दिया गया G20। तो इसमें ये कंट्रीज तो आई सारी, ठीक है, G7 वाली, इसके साथ ये बाकी कंट्रीज भी इसमें ऐड हुई, जिसमें कि इंडिया भी एक मेंबर है। तो इसके मेंबर्स देखो कौन कौन है, टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया है, मेक्सिको है, चाइना है, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। ये सब कंट्रीज G20 की मेंबर्स हैं। ओके, अब G20 क्या है, एनुअल मीटिंग होती है, यहाँ पे लीडर्स की जितनी भी लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं वो इसमें आती हैं। 85% वर्ल्ड की जीडीपी इन्हीं 20 कंट्रीज से मिलकर बन रही है, ठीक है। इसका नाम समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी है और एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से इसको बनाया गया, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रुप है पूरा G20 का, इसका कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है। यहाँ पे जो मेंबरशिप है वो यहाँ पे मेंबरशिप के बीच में जो रोटेट होती रहती है चेयरमैनशिप, यानी कि हर साल जो चेयरमैन है इसका, जो भी चेयर कंट्री होगी, चेयरपर्सन होगा, वो यहाँ पे रोटेट करेगा कंट्री बाय कंट्री। इस बार इंडिया की बारी और इंडिया ने बोला है कि हम तो इसको कश्मीर में ही सबमिट रखेंगे, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी। आगे बात करते हैं, सेंटर टू सॉफ्टन प्यूनिटिव स्टेप्स इन एनवायरमेंट केस। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा एक, ठीक है, 1986 का ये एक्ट है, जिसके अंदर हम सारे एनवायरमेंट रिलेटेड रेगुलेशंस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में पहले बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट हुआ करती थी, अगर आप इसको वायलेट करते हो तो इसमें आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती थी। अभी यहाँ पे सेंटर ने अमेंड किया है, इसको अमेंड करना प्रपोज किया और सेंटर ने बोला हम कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। पहला चेंज तो ये कि हम यहाँ पे जो क्रिमिनलाइजेशन था इसको खत्म करना चाहते हैं। यानी कि पहले क्या होता था कि अगर आप इसका वायलेट करते हो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को, तो आपको जेल भी जाना पड़ता था, फाइन भी देना पड़ता था। अब ये बोला जा रहा है कि इम्प्रीजनमेंट वाला जो यहाँ पे प्रोविजन है ना, इसको हटा रहे हैं, कोई जेल वेल नहीं जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे बोली गई कि यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन तो हटा रहे हैं, दूसरा फाइन हम बढ़ाएंगे। फाइन बढ़ाने से क्या होगा कि लोगों को फाइन देना पड़ेगा और यहाँ पे एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड बनाएंगे। इस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड में ये पूरा फाइन जमा होगा और जब ये फाइन इसमें पूरा जमा होगा, इसके थ्रू हम यहाँ पे सारे एनवायरमेंट रिलेटेड काम करेंगे। इसके लिए एक यहाँ पे ऑफिशियल भी बनाया जाएगा जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई। अच्छा, और एक और चीज़ बोली गई कि अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में कोई बड़ा हार्म किया जाता है, कोई बड़ी इंजरी पहुंचाई जाती है किसी एनवायरमेंट के इकोसिस्टम को या बायोडाइवर्सिटी को, तो उसका जो भी उसके आगे प्यूनिटिव मेजर्स होंगे वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं, आईपीसी के अंतर्गत होंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रपोज किए गए हैं अमेंडमेंट। एक बार एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखो, ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये कब इनेक्ट किया गया, ये इनेक्ट किया गया आफ्टर 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, ये जो कॉन्फ्रेंस थी यूएन की, स्टॉकहोम में रखी गई थी 1972 में। इसके बाद से ही इंडिया ने ये बोला कि हाँ, इन्होंने यहाँ पे ये क्लेम किया इंडिया ने कि हम भी यहाँ पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, और उसी के लिए फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आता है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जो भी डिसीजन हुए थे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में। इसमें देखो आर्टिकल 240 253, एक यहाँ पे ये आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 253 ये बोलता है कि जो भी हमने इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन करे हैं उसको इनेक्ट करने के लिए अपने देश में हम लेजिस्लेशंस ला सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। तो इसीलिए 253 के अंतर्गत एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना। इसमें आर्टिकल 48 ये देखना, डीपीएसपी, ठीक है, हमारा डीपीएसपी का पार्ट है। ये बोलता है कि स्टेट जो है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करेगा।
फिर उसके अलावा हमारी जो ड्यूटीज आती है, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें भी एक यहाँ पे ड्यूटी मेंशन्ड है कि हर सिटीजन जो है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। और इन्हीं सबको इम्प्लीमेंट करते हुए इंडिया ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का लागू किया है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। आगे और लास्ट हमारा आज का इशू है फील्ड मेडल के बारे में। ये फील्ड मेडल क्या है? तो देखो, ये फील्ड मेडल जो है ये मैथमेटिक्स की फील्ड में मिलता है। ठीक है, और इसको कहा जाता है, ये मैथमेटिक्स का नोबल है। ठीक है, नोबल, आपको पता होगा नोबल अवार्ड मैथमेटिक्स की फील्ड में नहीं मिलता है, तो उसकी जगह फील्ड मेडल को बोला जाता है कि ये मैथमेटिक्स का नोबल अवार्ड है। ये मिला है इस बार 4 लोगों को, और इन 4 में से एक पर्सन है अ वुमेन फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है, अ वुमेन फ्रॉम यूक्रेन, जिनका नाम क्या है? देखो, इनका नाम है मराइना व्याजोस्का। ठीक है, इनका ये नाम है। अब देखो, ये जो फील्ड मेडल है हर 4 साल में, 4 ईयर्स में एक बार दिया जाता है, और एक बार में सिर्फ 4 लोगों को ये दिया जा सकता है। इसमें जो लोग, जिन साइंटिस्ट को ये मिलता है, जिन मैथमेटिशियंस को ये मिलता है, उनकी एज मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन, या फिर इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर मैथमेटिक्स। ओके, और ये हर 4-4 सालों में ये फील्ड मेडल दिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे इसके बारे में ही मेंशन है कि यूक्रेन में अभी इतना सब कुछ चल रहा है, फिर भी यहाँ पे यूक्रेन ने कितना यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड के लिए वाया मैथमेटिक्स, ये इसका सिंबल है। ठीक है, आगे देखो, फील्ड अवार्ड के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें प्रीलिम्स में काम आ सकती है आपको। जैसे कि देखो, ये जो है ये दोनों काम के लिए देखा जाता है कि प्रेजेंट में जो आपने काम किया और फ्यूचर में जो आप काम कर सकते हो, उन दोनों काम के लिए दिया जाता है। 40 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, तभी आपको ये अवार्ड मिलेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन जो है वो ये अवार्ड देती है। ओके, और हर 4 साल में अवार्ड दिया जाता है। कहाँ पे? इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस के ऊपर। ठीक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस, वहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है। और एक साल में 4 मेडल से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें क्या होता है, 15,000 कैनेडियन डॉलर्स आपको दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो नाम रखा गया फील्ड मॉडल, ये फील्ड मेडल जो नाम रखा गया है वो रखा गया है प्रोफेसर J.C. फील्ड के नाम पे। तो ये क्या है? ये कैनेडियन मैथमेटिशियन है। ओके, और इन्हीं के नाम पे ये मेडल का नाम रखा गया है। पहली बार 1936 में ये मेडल दिया गया था इन वर्ल्ड कांग्रेस इन ऑस्लो, नॉर्वे में। ओके, तो आज के लिए हमारे इतने ही इश्यूज थे। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है नेटो के हेडक्वार्टर्स के बारे में। आई होप आपका आंसर मुझे वो कमेंट सेक्शन में मिलेगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।